हाय एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक न्यू कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का। ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है। इस लेक्चर के ऑब्जेक्टिव्स क्या है वो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ। टू डिस्कस फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स यूज्ड इन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। आज हम कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे जो कि आगे हमारे पास काम आएंगे। एंड टू डिस्कस सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज्ड इन इंजीनियरिंग, हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़ेंगे, ठीक है। ये इस लेक्चर के ऑब्जेक्टिव्स हैं। ये लेक्चर नंबर 1 है हमारा। इसके बाद हमारा लेक्चर नंबर 2 एंड 3 होगा एंड सो ऑन, ठीक है। इस प्लेलिस्ट को आप फॉलो कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको बर वक्त जो है वीडियोस मिल सकें। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या चीज़ है? मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द इफेक्ट ऑफ फोर्सेस ऑन बॉडीज, ठीक है। इसमें हम फोर्सेस पढ़ते हैं और फोर्सेस के जो इफेक्ट्स होते हैं ऑन बॉडीज। जिस तरह आप ये एग्जांपल्स देख रहे हैं, यहाँ पे एक 2 kg मास लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इस 2 kg का जो है इन केबल्स के ऊपर इफेक्ट होगा, ठीक है। इन केबल में हमारे पास टेंशन आएगा और वो टेंशन यहाँ पे सपोर्ट पे जो है डिलीवर हो जाएगा। तो इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे डिटेल से, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, ये स्लाइड आपको बता रहा है, ये एक सिलेंडर है, ठीक है। सिलेंडर का अपना एक लेंथ है, इसके ऊपर हमने एक फोर्स लगाया हुआ है जो कि एक टेंसाइल फोर्स है। तो इस फोर्स की वजह से इसमें एक चेंज इन लेंथ आया हुआ है, जिसको स्मॉल एल से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। तो अगर हम इसके लिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ड्रा करें तो फोर्स को हम एरिया पे डिवाइड कर देंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया आपके पास होता है पाई डी स्क्वायर बाय 4 फॉर सिलेंडर, ठीक है। तो इस तरह हम जो है स्ट्रेस निकाल सकते हैं और स्ट्रेन जो है आपके पास होता है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो मैकेनिक्स हमारे पास इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, ठीक है। इस फोर्स की वजह से जो डिफॉर्मेशंस आएंगी इस बॉडी में, ठीक है, जो इफेक्ट्स होंगे, आफ्टर इफेक्ट्स होंगे, वो हमें ये मैकेनिक्स बताता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैकेनिक्स। इसमें हमारे पास रिजिड बॉडीज आती हैं, ठीक है, जिसको हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कहते हैं। स्टडी ऑफ रिजिड बॉडीज, ठीक है, एंड देयर मैकेनिक्स इज कॉल्ड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। अगर हम डिफॉर्मेबल बॉडीज पढ़ेंगे, डिफॉर्मेबल मीन जिसमें कोई चेंज आ सकता है, इनके डायमेंशन या ज्योमेट्री वगैरह में कोई चेंज पॉसिबल है, सो दे आर कॉल्ड डिफॉर्मेबल। रिजिड बॉडीज में हमारे पास ये रिजिड होती है, ठीक है। जिस तरह नाम से जाहिर है ना, इसमें डिफॉर्मेशन नहीं आती, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास फ्लूइड्स हैं, तो जो कि लिक्विड्स और गैसेस होते हैं, उनके मैकेनिक्स हम फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। डिफॉर्मेबल बॉडीज जो होते हैं उनके मैकेनिक्स को सॉलिड मैकेनिक्स या मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स भी कहा जाता है, या मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स भी कहा जाता है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। अच्छा, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आपके पास स्टैटिक्स हैं और डायनामिक्स हैं, ठीक है। डायनामिक्स के फिर 2 ब्रांचेस हैं, काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स, जो कि आगे हम पढ़ेंगे। ओके, रिजिड बॉडी यहाँ पे जो है डिफाइन किया गया है इसको, एनी बॉडी विच डजंट अंडरगो डिफॉर्मेशन, चेंज इन लेंथ और चेंज इन एरिया और चेंज इन शेप, ठीक है। तो ये हमारे पास रिजिड बॉडी होता है। एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं, ये ए वाला जो है ये डिफॉर्मेबल बॉडी है और ये बी वाला जो है रिजिड है, इसमें कोई चेंज नहीं आया। यहाँ पे इन्होंने वेट लगाया हुआ है ना, आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक वेट है, यहाँ पे एक वेट है, और ये स्टिल जो है उसी तरह ही है। इसमें जो है हमारे पास बेंडिंग आई हुई है, सो दिस इज डिफॉर्मेबल। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक अनदर एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल हम अगर इस बूम को देख लें, और इस बूम के जो रॉड्स होते हैं या केबल्स होते हैं, ठीक है, इन केबल में हमारे पास टेंशन आता है जो कि बहुत ही ज़्यादा कम होता है, उसको हम इग्नोर कर सकते हैं उस डिफॉर्मेशन को, और इसलिए इसको हम रिजिड बॉडी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। इस स्लाइड का समरी यही है जो कि मैंने आपको बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, स्टैटिक्स क्या है? स्टैटिक्स डील्स प्राइमरली विद द कैलकुलेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस which act on rigid bodies in equilibrium, ठीक है। तो हमारे पास जो स्टडी ऑफ फोर्सेस है, एक्सटर्नल फोर्सेस, ठीक है, एंड एक्टिंग ऑन रिजिड बॉडीज, ठीक है। इसमें 2 बातें हैं। एक तो हम जो है इफेक्ट ऑफ फोर्सेस पढ़ रहे हैं ऑन रिजिड बॉडीज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, इसको हम स्टैटिक्स कहते हैं, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम क्या है? अ बॉडी विच इज एट रेस्ट, और जिसमें कोई एक्सेलरेशन ना हो, ठीक है, तो उसको हम
और क्या कहते हैं, स्टैटिक कहते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल डिफॉर्मेशन बिलोंग्स टू स्टडी ऑफ मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडीज, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। स्टैटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, रिजिड बॉडीज पढ़ते हैं, रिजिड बॉडीज के जो मैकेनिक्स होते हैं इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स। ओके, एक्चुअली सॉलिड बॉडीज आर नेवर रिजिड, they deform under the action of light forces. In many cases, this deformation is negligible compared to the size of body, and the body is assumed to be rigid. आप ये एग्जांपल देख ले, ट्रक है, इसको ये लोग खींच रहे हैं, ठीक है। सो इनके फोर्सेस की वजह से जो है इस ट्रक में कोई सिग्निफिकेंट जो है वो नहीं आ रहा डिफॉर्मेशन, तो इसलिए इस ट्रक को हम रिजिड बॉडी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। ओके, स्टैटिक्स यहाँ पे दोबारा से डिफाइन किया गया है। इट इज द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स व्हिच डील विद द फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट्स व्हाइल एक्टिंग अपॉन बॉडीज एट रेस्ट, या जहाँ पे हमारे पास एक्सेलरेशन जीरो, मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। डायनामिक्स क्या चीज है, इट इज द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स व्हिच डील विद द फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट्स व्हाइल एक्टिंग अपॉन बॉडीज इन मोशन। अब यहाँ पे हमारे पास बॉडीज में जो है मोशन है, उसके ऊपर हम फोर्सेस और उनके इफेक्ट्स पढ़ रहे हैं, तो इसको हम डायनामिक्स कहते हैं। डायनामिक्स को फिर फर्दर जो है इन्होंने टू टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है, एक काइनेमेटिक्स है, दूसरा है काइनेटिक्स, ठीक है। सो चलिए इसको पढ़ते हैं। काइनेमेटिक्स क्या होता है, इट इज अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स व्हिच डील्स विद मोशन पैरामीटर्स विदाउट कंसीडरिंग द फोर्सेस रिस्पांसिबल फॉर मोशन। इसमें हम वो फोर्सेस इंक्लूड नहीं करते जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द मोशन, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये वाला इक्वेशन वैलिड होता है, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ऑफ द ए टी स्क्वायर, ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है। काइनेटिक्स में क्या होता है, इट इज अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स व्हिच डील्स विद द मोशन पैरामीटर्स, ठीक है, एज वेल एज द फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल फॉर मोशन। तो यहाँ पे हमारे पास F इज इक्वल टू एम ए वाला न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो अप्लाई होता है, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में अगर कहा जाए तो काइनेमेटिक्स में हम फोर्सेस का जो वो होता है रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द मोशन, वो हम कंसीडर नहीं करते। फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन वी डू नॉट कंसीडर दैट, और काइनेटिक्स में हम वो कंसीडर करते हैं। ओके, अब डिफॉर्मेबल बॉडी, ये ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन कर लिया है, जहाँ पे हमारे पास डिफॉर्मेशन आती हैं ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ लोड्स, और इनके जो स्टडीज स्ट्रेसेस वगैरह होते हैं वो हम आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। खैर यहाँ पे हम ये पढ़ लेते हैं, डिफॉर्मेबल बॉडी मैकेनिक्स डील्स हाउ फोर्सेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड इनसाइड बॉडीज एंड विद डिफॉर्मेशन कॉज्ड बाय दीज इंटरनल फोर्सेस डिस्ट्रीब्यूशन। These internal force produce stresses in the body which could ultimately result in a failure of material itself. अच्छा, इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं आपको बता दूं तो फोर्सेस की वजह से जो डिफॉर्मेबल बॉडीज होती हैं इनमें हमारे पास स्ट्रेसेस आती हैं, ठीक है, जिनका अपना एक खास डिस्ट्रीब्यूशन होता है डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ फोर्स, और उसको हम जो है डिटेल से पढ़ते हैं सॉलिड मैकेनिक्स में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Okay, principle of rigid body mechanics upon provide the beginning steps in analyzing these stresses and resulting deformations. So हमारे जो rigid body mechanics है ये हम initial steps में apply करते हैं ताकि हम जो है internal stresses और ये जो deformations होती हैं इनको analyze कर सकें, ठीक है। और यहाँ पे अगेन यहाँ पे इनको हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स भी कहते हैं, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स भी कहते हैं, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स भी कहते हैं, ठीक है, जो कि डिफॉर्मेबल बॉडी से रिलेटेड है। ओके, यहाँ फ्लूइड मैकेनिक्स को एक्सप्लेन किया गया है इस स्लाइड में, तो आप पढ़ सकते हैं। द मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील विद लिक्विड्स और गैसेस, ठीक है। फ्लूइड्स आर कॉमनली यूज्ड इन इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस, इसके साथ कई सारे एप्लीकेशंस हैं। दे कैन बी क्लासिफाइड एज इनकम्प्रेसिबल और कंप्रेसिबल फ्लूइड्स, ठीक है। All real fluids are compressible to some degree. Most liquids can be analyzed as incompressible. Simplification के लिए हम जो है fluids को incompressible लेते हैं, ठीक है, in many engineering applications. और ये assumption हमारे पास हमारे जो calculations हैं, जो design के related equations हैं, उनको simplify करता है, ठीक है।
Alright, so application of fluid mechanics abound from hydraulics in general flow in pipes to airflow in ducts to advanced applications in turbines and aerospace. तो hydraulics से लेके turbines और aerospace इन सारों में जो हमारे पास fluid mechanics का application है. The study of mechanics of fluid will be studied in courses like fluid mechanics, hydraulics and other. तो fluid mechanics को हम आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है. एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इसके फ़ायदे क्या हैं या एप्लीकेशंस क्या हैं, तो वो यहाँ पे आप देख सकते हैं. इंजीनियर मैकेनिक्स अप्लाइज द प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिक्स टू डिज़ाइन टेकिंग इन अकाउंट द इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस. इसमें हम फोर्सेस पढ़ते हैं और उन फोर्सेस का इफेक्ट्स पढ़ते हैं, ठीक है. उन फोर्सेस के क्या इफेक्ट्स आ रहे हैं हमारी बॉडीज़ में, ठीक है. क्या डिफॉर्मेशंस आ रही है, क्या स्ट्रेसेस आ रही है, क्या स्ट्रेंस आ रही हैं, और इन एनालिसिस के बेस के ऊपर हम डिज़ाइन करते हैं कि so it is useful when it comes to analyzing stress, designing of machine structures and hydraulics. यहाँ पे ये बताया गया है. अच्छा, यहाँ पे कुछ सिंपल डेफिनेशंस हैं. तो स्पेस हमारे पास क्या होता है, एक ज्योमेट्रिक रीजन है जो कि occupied है by bodies whose positions are described by linear and angular measurements relative to a coordinate system. स्पेस में हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है और उसमें हम लीनियर और एंगुलर मेजरमेंट्स लेते हैं, ठीक है. 3 डायमेंशन के लिए हमारे पास 3 इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं, एक्स, वाई और जेड, जो कि यहाँ पे बताया गया है. और जो 2 डायमेंशनल प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें हमारे पास जस्ट 2 जो है कोऑर्डिनेट्स इस्तेमाल होते हैं, एक्स एंड वाई, ठीक है. टाइम क्या होता है, इट इज कंसीव्ड एज सक्सेशन ऑफ इवेंट्स. सक्सेशन ऑफ इवेंट है. although the principle of statics or a time independent, statics जो होता है वो टाइम से जो है इंडिपेंडेंट है, इससे कोई वास्ता नहीं है, ठीक है. स्टैटिक्स का टाइम से कोई वास्ता नहीं है. हाउएवर दिस क्वांटिटी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन स्टडी ऑफ डायनामिक्स. अलबत्ता हमारे पास जो डायनामिक्स होता है उसमें टाइम का एक इम्पोर्टेंट रोल है. अच्छा, व्हाट इज मास, तो क्वांटिटी ऑफ मैटर पोजेस्ड बाय अ बॉडी इज कॉल्ड मास. मास क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ मैटर है जो कि एक बॉडी में प्रेजेंट है. द मास ऑफ बॉडी विल नॉट चेंज अनलेस द बॉडी इज डैमेज्ड और पार्ट ऑफ इट एंड पार्ट ऑफ इट इज फिजिकली सेपरेटेड, ठीक है. सो बॉडी का जो मास है वो फिक्स रहता है until and unless the body is damaged and part of it is physically separated. अगर हम कोई पार्ट इसका सेपरेट कर लेते हैं तो फिर जो है मास इसका चेंज हो जाता है, या अगर बॉडी डैमेज हो जाए. Okay, when a body is taken out in spacecraft, the mass will not change, but its weight may change due to the change in gravitational force. ठीक है? Even the body may become weightless when gravitational force vanishes, but the mass remains the same. तो अगर कोई स्पेसक्राफ्ट में हम किसी चीज़ को बेचते हैं खला वगैरह में, तो वहाँ पे हमारे पास मास जो है वो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन वेट जो है वो चेंज हो सकता है, क्योंकि हमें पता है कि वेट जो है क्या होता है, W इज इक्वल टू mg, मास टाइम्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. और वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ रिलेटेड होता है. तो व्हेन ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू 0, सो हमारे पास g जो है वो 0 हो जाता है, ठीक है. और जब g 0 हो जाता है सो f इज इक्वल टू, या सॉरी, w इज इक्वल टू mg होता है आपके पास. सो एफ जी इज 0, सो वेट आपका 0 हो जाता है, लेकिन मास रिमेन द सेम, ठीक है. मास इसका वही रहता है. पार्टिकल, अ बॉडी विद मास, इसका एक मास होता है बट विद डायमेंशंस दैट कैन बी नेग्लेक्टेड. लेकिन इसके जो डायमेंशंस हैं वो बहुत ज़्यादा कम होते हैं और इसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अर्थ का साइज ले लें, अर्थ का साइज कंपेयर करें इस ऑर्बिट के साथ, ठीक है. तो ये एक एग्जाम्पल है. तो इस केस में हम अर्थ को जो है पार्टिकल ले सकते हैं, ठीक है. इसका जो ऑर्बिट है उसका साइज बहुत ज़्यादा बड़ा है और अर्थ का जो साइज है दैट इज़ वेरी स्मॉल. सो इसको हम जो है पार्टिकल कंसिडर कर सकते हैं. अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन द मैथमेटिकल सेंस अ पार्टिकल इज अ बॉडी हुज डायमेंशंस आर कंसिडर्ड टू बी नियर जीरो. जिसके जो डायमेंशन है वो नियरली जीरो है, ठीक है. जीरो नहीं है लेकिन नियरली जीरो है. सो दैट वी मे एनालाइज इट एज अ मास कंसंट्रेटेड एट अ पॉइंट, ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. फोर्स में भी डिफाइंड एज एन एक्शन that tends to change the state of rest or motion of body to which it is applied, ठीक है. फोर्स क्या चीज़ है, फोर्स एक एक्शन है
जो कि हमारे पास टेंड्स टू चेंज, ये हमारे पास स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने की कोशिश करता है, ठीक है। फोर्स इज कम्प्लीटली करेक्टराइज्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन ऑफ इट्स एक्शन एंड इट्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। क्योंकि हमारे पास फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, सो इसको हम कम्प्लीटली करेक्टराइज करने के लिए हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, इसका डायरेक्शन चाहिए, इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चाहिए। अच्छा, ये कुछ एग्जांपल्स हैं राइट साइड पे। यहाँ पे एक क्रिकेटर है जो कि बैट से जो है बॉल को रोक रहा है, तो ये बैट के ऊपर एक फोर्स लगा रहा है और उस फोर्स की वजह से ये बॉल जो है स्टॉप हो जाता है, या फिर ये चक्का वगैरह भी लगा सकता है। यहाँ पे एक बंदा इस लकड़ी को जो है खींच रहा है, तो इसके ऊपर ये फोर्स लगा रहा है, ठीक है। और भी कई सारे एग्जांपल्स हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। न्यूटन थ्री लॉज ऑफ मोशन, ये तो आपने पढ़े भी होंगे, इसको दोबारा से पढ़ लेते हैं। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इज फॉर्मुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ न्यूटन थ्री लॉज ऑफ मोशन। सो हमारा जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है ये फॉर्मुलेट हुआ है न्यूटन थ्री लॉज के ऊपर, ठीक है। द वैलिडिटी ऑफ विच इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, और ये हम एक्सपेरिमेंट से प्रूव भी कर सकते हैं। These law apply to the motion of particles is measured from non-accelerating रेफरेंस फ्रेम, ठीक है। मतलब हम ये जो लॉज है हम इनको नॉन एक्सेलरेटिंग रेफरेंस फ्रेम में स्टडी करते हैं, ठीक है। नॉन एक्सेलरेटिंग क्या होता है, जिसमें एक्सेलरेशन जीरो होता है। ओके, फर्स्ट लॉ क्या है, एवरीबॉडी कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन unless or until some external force act on it। फॉर एग्जाम्पल ये फुटबॉल है, यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो ये एट द स्टेट ऑफ रेस्ट रहेगा अनटिल एंड अनलेस यहाँ पे कोई फोर्स लगा दे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे कोई किक मार दे या फोर्स लगा दे तब ये जाके इसमें मोशन प्रोड्यूस होगा, अदरवाइज इट विल रिमेन एट रेस्ट। सेकंड लॉ क्या है हमारे पास, F इज इक्वल टू एम है, ये आपने पढ़ा है। फोर्स जो है मास टाइम एक्सेलरेशन के बराबर होता है, इसका स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। अ पार्टिकल एक्टिंग अपॉन बाय एन अनबैलेंस्ड फोर्स एक्सपीरियंस एन एक्सेलरेशन ए दैट इज सेम डायरेक्शन इज द फोर्स इन मैग्नीट्यूड दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। ये हमारे पास क्या कहता है कि जब हम एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं, ऑब्जेक्ट का अपना एक मास होता है, तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है इन द डायरेक्शन ऑफ दैट फोर्स, ठीक है। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है तो उसी डायरेक्शन में उस ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस फोर्स के जितना फोर्स होता है उसके मुताबिक वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे हमारे पास आप इक्वेशन देख सकते हैं, F इज इक्वल टू एम ए है। थर्ड लॉ, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है। सो जिस तरह ये एक बंदूक है, इससे अगर हम गोली चलाते हैं तो इसका अपना एक रिकॉइलिंग फोर्स होता है जो कि इक्वल होता है इस फोर्स के मुताबिक, और ये इसका डायरेक्शन जो है अपोजिट होता है, ठीक है। तो ये थर्ड लॉ है। यहाँ पे फोर्सेस को क्लासिफाई किया गया है। सो फोर्सेस आपके पास बॉडी फोर्सेस हो सकते हैं और सरफेस फोर्सेस। बॉडी फोर्सेस जहाँ पे हमारे पास कंटैक्ट नहीं होता, कंटैक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स नहीं होता, कंटैक्ट ऑफ सरफेसेस नहीं होता, ठीक है, ये एसेंशियल नहीं है। फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, उसमें हमारे पास जो है कंटैक्ट ज़रूरी नहीं होता। कंटैक्ट जो होता है ना टू सरफेसेस का, वो ज़रूरी नहीं होता। इन द अदर केस सरफेस फोर्स हमारे पास कंटैक्ट मस्ट है। और यहाँ पे हम एग्जांपल ले सकते हैं फ्रिक्शन फोर्स का, रिएक्शन फोर्स का एंड हिंज सपोर्ट का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये एग्जांपल्स हैं बॉडी फोर्सेस के, और इस तरह हम आगे जो है पढ़ते हैं इसको। अच्छा, यहाँ पे आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देख रहे हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देख रहे हैं, ये इक्वल एंड अपोजिट है बाय न्यूटन थर्ड लॉ, और ये हमारे पास बॉडी फोर्सेस हैं, ठीक है। इस तरह और भी कई सारे एग्जांपल्स हैं। अच्छा, फोर्स को हम इस तरह भी क्लासीफाई कर सकते हैं, कंसंट्रेटेड फोर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स। कंसंट्रेटेड फोर्स क्या होता है, जो कि एक पॉइंट के ऊपर लगता है, एक पॉइंट के ऊपर या एक लोकेशन के ऊपर अप्लाई होता है, ठीक है। सो दिस कॉल्ड एज कंसंट्रेटेड फोर्स। हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स जो डिस्ट्रीब्यूट होता है ओवर द लेंथ और एरिया, उसको हम डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स यूनिफॉर्म भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। इस एग्जांपल में अगर आप देखें बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, सो दिस फोर्स इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। पॉइंट जो है बी से सी से हमारे पास ये जो है क्या है, बी से लेकर सी तक ये नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है, और ये यूनिफॉर्मली वेयरिंग लोड है। अच्छा, एक्सटर्नल फोर्सेस,
हमारे पास जो कि एक्सटर्नल अप्लाइड होते हैं, इस तरह केबल है, इसमें जो फोर्स आ रहा है दैट इज एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, फोर्स इज एक्सटर्नल टू अ बॉडी कैन बी एदर अप्लाइड, ये अप्लाइड भी हो सकते हैं और रिएक्टिव फोर्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक फोर्स लगाऊं इस केबल के ऊपर और यहाँ पे जो लीवर है इसमें एक एक्सटर्नल फोर्स, रिएक्टिव फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है, सो दैट इज आल्सो एक्सटर्नल फोर्स। इंटरनल फोर्स क्या होता है आपके पास, जब आप एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं और इस ऑब्जेक्ट का जो इंटरनल मटेरियल है इसके अंदर हमारे पास फोर्सेस प्रोड्यूस होते हैं, तो उसको हम इंटरनल फोर्सेस कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये फोर्सेस का जो है वो क्लासिफिकेशन है, कोप्लेनर है, नॉन कोप्लेनर है, इसको आगे जाके हम पढ़ते हैं डिटेल से। ओके, कोलिनियर दैट आर एक्टिंग इन द सेम लाइन, ये सेम लाइन में एक्ट करते हैं, इसको हम कोलिनियर फोर्सेस कहते हैं। कॉन्करेंट, जिसका सेंटर सेम होता है, मतलब दे आर एक्टिंग थ्रू द सेम सेंटर, जिस तरह आप ये सिस्टम देख सकते हैं फोर्सेस का, P1 P2 P3 P4। एंड पैरेलल फोर्सेस क्या होते हैं, जो कि एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, जिस तरह ये फोर्सेस हैं। ठीक है, सो दीज आर पैरेलल टू ईच अदर। अच्छा, नॉन कंकरेंट एंड नॉन पैरेलल, सो ये मिक्स टाइप के होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह लग रहा है, किस तरह किस तरह, तो ये जो है नॉन कंकरेंट है और नॉन पैरेलल है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, तो फोर्सेस किस तरह ट्रांसमिट होते हैं, इस प्रिंसिपल के थ्रू हम जो है इसको डिफाइन कर सकते हैं। फोर्स में बी डिफाइंड एट एनी पॉइंट ऑन इट्स गिवन लाइन ऑफ एक्शन without altering the resultant effects of the force external to the rigid body on which it acts। ठीक है, so this is principle of transmissibility। अच्छा, आते हैं यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट में। सो इन मैकेनिक्स वी यूज 4 फंडामेंटल क्वांटिटीज कॉल्ड फंडामेंटल मैकेनिकल डायमेंशंस। हमारे पास 4 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं जो कि हैं लेंथ, मास, फोर्स एंड टाइम। मैकेनिक्स में ज़्यादातर आपका वास्ता इन 4 क्वांटिटीज के साथ होता है। ठीक है, हमारे पास डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं, जिस तरह के एसआई सिस्टम है और यूएस कस्टमर यूनिट्स हैं। एसआई हमारे पास एक इंटरनेशनल सिस्टम है जो कि मुख्तलिफ ममालिक में चलता है, रिकगनाइज्ड है। एसआई यूनिट में हमारे पास लेंथ जो है वो मीटर्स में हम काउंट करते हैं, टाइम सेकेंड्स में, और मास को हम किलोग्राम्स में मेजर करते हैं। यूनिट ऑफ फोर्स कॉल्ड इज न्यूटन, न्यूटन को हम जो है फोर्स को हम न्यूटन्स में रिप्रेजेंट करते हैं और इसको डिराइव किया गया है F इज इक्वल टू एम ए से। इसका यूनिट होता है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। So 1 Newton is equal to a force required to give 1 kilogram of mass and acceleration of 1 meter per second square. Simple as that. US कस्टमरी में आपके पास क्या होता है, इसको हम FPS सिस्टम भी कह सकते हैं। इसमें लेंथ हमारे पास फीट में मेजर होता है, टाइम सेकेंड्स में, और फोर्स जो है वो पाउंड्स में जो है हम इसको स्टडी करते हैं। ठीक है, मेजर करते हैं। ओके, द यूनिट ऑफ मास कॉल्ड स्लग, यहाँ पे जो मास का यूनिट है वो स्लग है, इसको डिराइव किया गया है F इज इक्वल टू एम ए से। ए को यहाँ पे F से डिवाइड किया गया है, सो इसका जो है M इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाई ए। इसको अगर आप करेंगे सो यहाँ पे आपके पास स्लग बन जाएगा ये। ठीक है, सो 1 slug is equal to the amount of matter accelerated at 1 feet per second square when acted upon by force of 1 pound। ठीक है, ये स्लग का यूनिट है पाउंड सेकेंड स्क्वायर बाई फीट। इस टेबल में आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप के यूनिट्स हैं और उसके जो सिंबल्स हैं वो भी यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, इसको आप खुद देख लें। ठीक है, स्लग जो है आपके पास डिराइव्ड यूनिट है। ठीक है, ओके। अच्छा, ये जो पाउंड यूनिट है इसको हम फोर्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और मास के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जब हम इसको फोर्स के लिए यूज़ करते हैं तो दिस इज़ डिनोटेड एज LBF, और यहाँ पे जो हम इसको पाउंड्स M के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अच्छा, ये कुछ इक्वेशंस हैं या इसको हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्जन्स हैं। ठीक है, 1 फीट इज इक्वल टू 12 इंचेस, 1 यार्ड इज इक्वल टू 3 फीट। ये तो वेल नोन फैक्ट्स है, इसको आप खुद देख लें। ठीक है, 1 टन इज इक्वल टू 2000 पाउंड्स एंड 1 टन में हमारे पास 1000 kg होता है। ठीक है, ओके, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स को आप कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। यहाँ पे कुछ वेल नोन कन्वर्जन्स आपको शो किए गए हैं इस टेबल में। सो जिस तरह फोर्स का यूनिट होता है
पाउंड्स इन एफईएस सिस्टम, इसको आप एसआई में ले जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वलिटी। 1 पाउंड इज इक्वल टू 4.48 न्यूटन्स एंड सो ऑन। इस तरह मास भी है और लेंथ भी है, ठीक है। स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी, हमारे पास मैकेनिक्स में जी जो है बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसका स्टैंडर्ड वैल्यू हम लेते हैं सी लेवल के ऊपर एट 45 डिग्री लेटीट्यूड, ठीक है। इसके वैल्यूज़ क्या है, एग्जैक्ट वैल्यूज़ ये हैं 9.80665 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और अगर हम एफईएस सिस्टम में पढ़े तो दिस इज़ 32.1740 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हम अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं इज़ 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 32.2 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। और हमारे पास ये वाइडली यूज़ होते हैं, ये सिंप्लीफाइड जो वैल्यूज़ है ना, ये हमारे पास कैलकुलेशन में यूज़ होते हैं, ठीक है। ओके, प्रीफिक्सेस क्या होते हैं हमारे पास, लार्ज क्वांटिटीज़ हैं या बहुत स्मॉल क्वांटिटीज़ हैं, उसको हम प्रीफिक्सेस में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है 10⁻⁹ इसका गीगा, इसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इस तरह मेगा को हम जो है एम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किलो जो कि 1000 के बराबर होता है, ठीक है। सो दैट इज रिप्रेजेंटेड विद स्मॉल के। और यहाँ पे हमारे पास जो बहुत ज़्यादा स्मॉल क्वांटिटीज़ हैं उसको हम मिली और इस तरह माइक्रो नैनो में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इसको आप खुद सॉल्व कर लें, बेसिक प्रॉब्लम्स हैं। इसमें कुछ यूनिट कन्वर्जन्स हैं और ये आपका होमवर्क हो गया। तो यहाँ तक हमारा लेक्चर 1 था। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं या कोई कन्फ्यूजन है आपको, आप कमेंट में जो है बता सकते हैं, मैं आपको आंसर दे दूँगा। और ये मैंने थोड़ा जो है स्पीड से बताया हुआ है इस लेक्चर को, ताकि हमारे पास टाइम की सेविंग हो। तो स्टिल अगर आपको कोई मसला है तो आप स्पीड कम कर सकते हैं, यूट्यूब में हमारे पास सेटिंग अवेलेबल है। और ये यहाँ पे कुछ असाइनमेंट भी है, इस लेक्चर को मैं आपको दे दूंगा, इससे आप इसको सॉल्व कर लें फिर, ठीक है। सो ये था हमारा लेक्चर 1, उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। सो मज़ीद लेक्चर्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक भी कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।